स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम बफर सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे और उसका कुछ पार्ट अभी रह गया है, तो हम इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं कि बफर सॉल्यूशंस में उभय प्रतिरोधी विलयन जो हम ले रहे थे मिक्स्ड बफर सॉल्यूशंस। उन मिक्स्ड बफर सॉल्यूशंस में हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और पीएच को बफर सॉल्यूशन से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए एक इक्वेशन दी गई है और वो कहलाती है एंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन। एंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन किसके लिए है? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशंस। तो बफर सॉल्यूशन में हमने यहाँ एसिडिक बफर सॉल्यूशन लिया है, उस पर हम जब देख रहे हैं तो एक वीक एसिड और उसी का एक सॉल्ट, तो CH3COH प्लस CH3COONA, यह हमने लिया है मिक्स्ड एसिडिक बफर सॉल्यूशन। इस बफर सॉल्यूशन में दो इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला, जो एसिटिक एसिड है, जो वीक एसिड है, वो अपने आयंस के साथ साम्य अवस्था में है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। और दूसरा जो सॉल्ट है CH3COONA, वो भी इक्विलिब्रियम अवस्था में है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए कंप्लीटली आयनाइज्ड अवस्था में है, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। अब Ka क्या है? अम्ल का स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक। तो Ka को हम लिख सकते हैं H प्लस आयन इंटू CH3COO माइनस आयन अपॉन CH3COOH। ये क्या है? द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम या लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हमें H आयंस की कंसंट्रेशन निकालनी है, जैसा कि हमारा एम है, तो हम लिख सकते हैं H प्लस इज इक्वल टू Ka इंटू CH3COH अपॉन CH3COO माइनस। क्योंकि हम सब जानते हैं कि CH3COH क्या है? एक वीक एसिड है, और जब वीक एसिड है तो ये बहुत कम आयोनाइज्ड होता है, यानी आयनित अवस्था में बहुत कम पाया जाता है। CH3COONA एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये अपनी आयंस की अवस्था में रहता है। तो CH3COONA द्वारा जो CH3COO माइनस यानी एसिटेट आयंस दिए जाते हैं, वो एक कॉमन आयन इफेक्ट कर देते हैं और इसकी वजह से भी एसिटिक एसिड आयनित नहीं हो पाता। इसलिए जो बफर सॉल्यूशंस हैं, उसमें जो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन है, वो इनिशियली प्रारंभिक तौर पर क्या होती है? अनआयनिक अवस्था में ही मानी जाती है। बफर सॉल्यूशन में जो एसिटेट आयंस हैं, वो मुख्य रूप से उनकी कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी? जो सोडियम एसीटेट है, क्योंकि सोडियम एसीटेट पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, प्रबल विद्युत अपघटय है, जबकि एसिटिक एसिड से हमें कोई एसीटेट आयन प्राप्त नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं H प्लस इज इक्वल टू, जो हमने पहले लिखा था, Ka इंटू एसिड था अपॉन CH3COO माइनस था, तो उसकी जगह हमने लिख दिया CH3COONA, क्योंकि वो किससे मिलते हैं? हमें पूरी तरह से सॉल्ट से मिलते हैं, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया सॉल्ट से। अब हम दोनों तरफ की इक्वेशंस का लॉग ले लेते हैं। तो लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग ऑफ अम्ल या एसिड माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट या लवण। माइनस साइन लगा दें अगर हम, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस। माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्यों किया है? क्योंकि ये हमारे pH के बराबर है, इसलिए हमने माइनस लिया। माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ एसिड या अम्ल, और फिर ये प्लस हो गया, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट या लवण। माइनस लॉग ऑफ H प्लस की जगह हम क्या रख सकते हैं? pH।
तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka की जगह pKa हो गया, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन अम्ल। तो ये हमारा pH कैलकुलेट हुआ और ये जो इक्वेशन आई है इसको हम एसिडिक बफर सॉल्यूशंस के लिए हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कभी कभी पूछा जाता है, जैसे आधे नंबर में वो पूछ सकते हैं कि एसिडिक बफर सॉल्यूशंस के लिए हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन क्या है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है pH बराबर pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। अगर हमें बेसिक बफर सॉल्यूशंस के लिए निकालनी है तो बेसिक उभय प्रतिरोधी विलयन, इसको हम कहते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन, कि H आयन की सांद्रता तथा pH उसकी गणना अगर हमें करनी है तो फिर हम क्या लेंगे, एक वीक बेस लेते हैं और फिर उसी वीक बेस का सॉल्ट लेते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। तो हमने ले लिया NH4OH प्लस NH4Cl, उसमें वहाँ H की कंसंट्रेशन लेते थे, यहाँ OH की कंसंट्रेशन ले लेंगे, तो OH माइनस इज इक्वल टू Ka की जगह क्या हो जाएगा, Kb इंटू एसिड की जगह क्या हो जाएगा, बेस, तो Kb इंटू क्षार अपॉन सॉल्ट, या OH यानी POH इज इक्वल टू Pkb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। तो जिस तरह से हमने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन निकाली थी और पीएच निकाला था, उसी तरह से हम हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे और उससे POH निकल जाएगा और वो हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशंस के लिए हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन कहलाएगी। तो अब POH का मान जो आया है वो हम 14 में से घटा देंगे तो वो हमारी pH आ जाएगी। तो इस तरह से हम POH और pH की वैल्यूज एसिडिक और बफर सॉल्यूशंस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। सपोज करा एक न्यूमेरिकल देखते हैं, 0.20 m एसिटिक अम्ल के 500 ml को 500 मिली को 0.30 m सोडियम एसिटेट के 500 मिली के साथ मिलाएं। ये एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन बना लिया है हमने। कुल 1 लीटर हो गया 500 प्लस 500, जिसमें 0.02 m एसिटिक एसिड है और 0.30 m सोडियम एसिटेट है। अब हमें इस जो रिजल्टेंट या परिणामी विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है और Ka की वैल्यू आपको दी गई है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और साथ ही साथ विलयन की pH। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो विलयन है उसमें एसिटिक एसिड है 500 में 0.20 m, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 100 ml। 0.30 इंटू 500 तो सोडियम एसिटेट आ गया 150 ml। टोटल वॉल्यूम कितना है 500 प्लस 500 तो 1 लीटर। अब 1 लीटर में एसिटिक एसिड है 100 बटे 1000, तो इसकी कंसंट्रेशन आ गई 0.10 ग्राम पर लीटर। ये आ गई हमारी अम्ल की सांद्रता। सोडियम एसिटेट यानी लवण की सांद्रता हमें निकालनी है तो वो 150 है, तो 150 अपॉन 1000, तो ये आ गया 0.15 ग्राम मोल पर लीटर। अब सिंपल फार्मूला लिख देते हैं, H आयन की कंसंट्रेशन बराबर Ka, Ka की वैल्यू भी हमें दी है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू अम्ल की कंसंट्रेशन ये हो गई 0.10, सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.15 और सिंप्लीफाई किया तो ये बहुत सीधे तरीके से आ गया 1.2 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, और अब हमने निकाला है pH। तो pH जब हम निकाल रहे हैं तो pH होता है माइनस लॉग ऑफ H
प्लस H प्लस की कंसंट्रेशन हमने निकाल दी है, माइनस लॉग ऑफ 1.2 इंटू 10⁻⁻5 लॉग है 2 से मल्टी, तो हम लिखेंगे 5, क्योंकि माइनस था इसलिए 5 माइनस और माइनस प्लस हो गए, 5 लॉग 10 और फिर माइनस लॉग ऑफ 1.2, तो 5 लॉग 10 तो 1 हो गया, तो 5 माइनस लॉग ऑफ 1.2 की वैल्यू देख ली, वो आ गई 0.0792 और हमारी पीएच आ गई 4.908। तो इस तरह से अगर हमें बफर सॉल्यूशंस में पीएच या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो पहले हमें अम्ल की या क्षार की और लवण की हमें कंसंट्रेशन टोटल वॉल्यूम में से कैलकुलेट करनी होगी। अब हमारे बफर कैपेसिटी, बफर क्षमता। बफर क्षमता क्या है? किसी बफर विलयन की प्रभावशीलता, कितना इफेक्टिव है वो सॉल्यूशन, उसको हम कहते हैं बफर कैपेसिटी। तो किसी भी अम्ल या क्षारीय जो एसिडिक या बेसिक बफर विलयन है, उनकी क्षमता जो है उसके अम्ल या क्षार की सांद्रता में वह परिवर्तन है जो कि उसकी पीएच में एक इकाई 1 यूनिट परिवर्तन कर सके, या स्थिर मानते हुए हम अम्ल या क्षार और लवण की कंसंट्रेशन को स्थिर मान रहे हैं। जब हम उस बफर विलयन को यूज करते हैं और पीएच में एक यूनिट का चेंज होता है, तो वो क्षमता वो कहलाती है बफर कैपेसिटी। तो इन जनरल हम बफर क्षमता लिख सकते हैं अम्ल या क्षार की कंसंट्रेशन में परिवर्तन डिवाइडेड बाय पीएच में परिवर्तन। अगर हमें डिफाइन करना है तो हम लिख सकते हैं कि यह प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या है जो कि विलयन के एक इकाई आयतन में एक इकाई पीएच में परिवर्तन कर देती है। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की वो ग्राम इक्विवेलेंट नंबर है जिसके द्वारा क्या होगा, किसी भी सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम आयतन में एक इकाई 1 यूनिट पीएच का परिवर्तन हो। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बफर क्षमता बराबर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के ग्राम इक्विवेलेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय पीएच में परिवर्तन। तो जो भी पीएच में परिवर्तन हुआ है, जितने ग्राम इक्विवेलेंट में हुआ है, उनको दोनों का रेशो जो है वो कहलाता है बफर कैपेसिटी। अब हम आ रहे हैं नए टॉपिक पे और वो है साल्ट हाइड्रोलिसिस। तो साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? जब किसी भी सॉल्ट का पानी के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो वो क्या होगा, वो अपने एसिड और बेस में टूट जाता है और इस रिएक्शन को हम साल्ट हाइड्रोलिसिस या लवण का जल अपघटन कहते हैं। नॉर्मली जो है ये क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण की अभिक्रिया का विपरीत होता है, क्योंकि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या उदासीनीकरण है उसमें एसिड और बेस आपस में मिलके न्यूट्रल होकर सॉल्ट बनाते हैं। यहाँ सॉल्ट पानी के साथ मिलकर एसिड और बेस बना रहा है। जैसे सोडियम एसीटेट प्लस पानी से क्रिया कराएं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड बनता है, जबकि अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O की क्रिया कराएं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl बनता है। तो जल का आयनन, हम जानते हैं कि जल जो है वो बहुत कम आयनित अवस्था में रहता है और इसीलिए जल जब प्योर स्टेट में होता है तो हम ये मानते हैं कि उसमें H आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस दोनों की कंसंट्रेशन एक समान होती है और जल उदासीन होता है। अगर हम सॉल्ट्स की बात करें तो लवण बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे ही पानी में घोले जाते हैं वो अपने पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, धनायन और ऋणायन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। जो लवण सॉल्ट्स हैं उनका पॉजिटिव या नेगेटिव आयन
पॉजिटिव आयन है तो वो OH के साथ मिल जाता है, नेगेटिव आयन है तो वो H के साथ मिल जाता है और इस प्रकार H आयन की कंसंट्रेशंस को बदल देता है। और जब H और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बदलने लगती है तो विलयन में एसिडिटी या बेसिसिटी आने लगती है। हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो बेसिक हो जाता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो विलयन एसिडिक हो जाता है। अब सॉल्ट्स के ऋण आयन जो है वो नेगेटिव आयन नॉर्मली जल के साथ क्रिया करते हैं और H आयन की सांद्रता को कम करते चले जाते हैं। अब हम जानते हैं कि जो आयनिक गुणनफल है Kw उसका मान तो हमेशा स्थिर रहता है, तो उस स्थिति में विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है और विलयन क्षारीय हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम एसीटेट है, उसने जल से क्रिया करी, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड बनाया। या हम कहें कि जो सोडियम एसीटेट था वो आयंस के रूप में है, CH3CO माइनस प्लस Na प्लस प्लस H2O। तो क्या कर रहा है, CH3COH प्लस Na प्लस प्लस OH माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है, तो उस स्थिति में यह आयनित अवस्था में रहता है। अब CH3CO माइनस प्लस H2O जो आयंस बने हैं वो दोबारा CH3COH प्लस OH में कन्वर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे H आयंस की कंसंट्रेशन कम होने लगती है और विलयन क्षारीय हो जाता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें लवण का, सॉल्ट का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव आयन जल के साथ संयोग करके सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बदलता है और विलयन को या तो अम्लीय करता है या क्षारीय करता है, इस क्रिया को हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या लवण जल अपघटन कहते हैं। अब 4 प्रकार के सॉल्ट्स हमने देखे हैं। एक होता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट। तो जैसे NaCl जो कि NaOH और HCl से बना है, KNO3 जो कि HNO3 और KOH से मिला है। तो ये हो गए NaCl और KNO3 पहली प्रकार के स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए साथ। अब दूसरा हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने हुए क्षार। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा HCl और वीक बेस है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे बन गया अमोनियम क्लोराइड। उसी तरह से वीक बेस है हमारा C6H5OH और NH3 प्लस Cl माइनस। तो इस तरह का नहीं हम यूज करते, हम नॉर्मली इसमें जो साल्ट लेते हैं वो होता है अमोनियम क्लोराइड। अब वीक एसिड लें प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लें, तो वीक एसिड हो गया हमारा एसिटिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH, तो ये बन जाता है CH3COO Na और उसी तरह से KOH ले लें तो ये बन जाता है KCN। तो ये हमारे सॉल्ट्स हुए। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, तो CH3COH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो सॉल्ट बन गया अमोनियम एसीटेट CH3COONH4। तो इस तरह से 4 प्रकार के सॉल्ट जो हैं वो हाइड्रोलिसिस में काम आते हैं। तो ये हमारा बफर सॉल्यूशंस और साल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में था।